हेलो 10th क्लास। आपकी संस्कृत सेमुसी का षष्ठ पाठ सुभाषितानी। आज हम इसको समझेंगे। पहले आपके पाठ के विषय में दिया हुआ है थोड़ा सा। प्रस्तुतः पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात यानी विभिन्न ग्रंथों से, संकलितानाम यानी संकलित, 10 सुभाषितानाम 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्ययुता पद्ममयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्ममयी प्रेरणादायक रचना सुभाषित कही जाती है। कथ्यते कही जाती है। अयम पाठांशः यानी यह पाठ्यांश परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम के महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम यानी सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता यानी उपयोगिता, बुद्धि यानी बुद्धि, वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति, बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयों को प्रकट करता है। पहला श्लोक है आपका। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमश्रमो बन्धुः कृत्वा यमं नावसीदति। आलस्य मीन्स आलस्य, ही मीन्स निश्चय ही, रिपु यानी शत्रु, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, और उद्यम श्रम परिश्रम के समान, बंधु यानी मित्र, अवसीदति यानी दुखी होता है। तो इसका अनुवाद होगा, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। यानी निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो इस श्लोक में आपके परिश्रम का महत्व बताया जा रहा है। यानी कोई भी इंसान जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो परिश्रम से अपनी जीविका उपार्जन कर ही लेगा। दूसरा श्लोक है आपका। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। वेत्ति मीन्स जानता है, पिक कहते हैं कोयल, वायसा मीन्स कौआ, और करी मीन्स हाथी, मूषका है यानी चूहा। तो गुणी गुणम वेत्ति यानी गुणी व्यक्ति ही, गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है। ना वेत्ति निर्गुणो यानी निर्गुण नहीं जानता। बलि यानी बलशाली, बलवान, बलि बलम वेत्ति यानी बलवान व्यक्ति बल को जानता है। ना वेत्ति निर्बलम निर्बल नहीं जानता। पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, पिक यानी कोयल, कोयल बसंत को जानती है, कौआ नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और
हाथी शेर की ताकत को जानता है, यानी शेर की ताकत को हाथी जानता है, चूहा नहीं। अर्थात इसमें जो बात कही जा रही है, योग्य व्यक्ति ही योग्यता को पहचान सकता है। जो व्यक्ति अयोग्य है वो किसी की भी योग्यता को न समझ सकता है न जान सकता है। अगला श्लोक है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनुष्य तु यशोवे कथम जनस्तम परितोष्यति। निमित्त कहते हैं कारण, प्रकुप्यति यानी क्रोध, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम यानी निश्चित, अपगमे, अपगमे यानी समाप्त होने पर, और प्रसीदति यानी प्रसन्न होना। अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी यानी अकारण द्वेष करने वाला। मनुष्यतु, मनुष्यतु यानी मन। कथम यानी कैसे, और जनस्तम यानी जानकर, परितोष्यति यानी संतुष्ट करेगा। अनुवाद होगा, जो किसी कारण से, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति यानी जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चय रूप से वह समाप्त होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। यानी जिस कारण से उसने क्रोध किया और वो पूरा हो जाने पर या उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषु यानी जिसका मन अकारण ही द्वेष करने वाला होता है, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट। अगला श्लोक है आपका, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तं पीयूहति पंडितो जनः पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धियः। उदीरितः कहते हैं कही हुई या कहा हुआ, गृह्यते यानी समझ लिया या प्राप्त किया। हया मीन्स घोड़ा और नाग मीन्स यहाँ पे नागा का मतलब हाथी। बोधिता यानी समझाने पर। बहंती यानी ढोना, वजन उठाना। और पंडितः यानी बुद्धिमान। अनुक्तम बिना कहे। उह्यति अंदाजा लगा लेते हैं। और पर इंगित ज्ञान फला यानी दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली। तो इसका जो अनुवाद है वो इस तरह से होगा, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते यानी पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। घोड़े और नाग को भी समझाने पर, बोधिता समझाने पर भार ढोते हैं। पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। घोड़े और नाग भी समझाने पर भार ढोते हैं। अनुक्तम पीयूहति यानी बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही, पंडितो जनः बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही अंदाजा लगा लेते हैं। निश्चय ही बुद्धि दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। अगला श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहिनी सा एव बहिर्दहते शरीरम। देह विनाशा यानी
शरीर को नष्ट करने के लिए। देह स्थित यानी शरीर के अंदर स्थित, वह यानी आग, और दहते यानी जलाती है। काष्ठगता यानी लकड़ी के अंदर विद्यमान। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणा यानी मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर ही स्थित क्रोध है। इसमें क्रोध के बारे में बताया जा रहा है। मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर ही स्थित है। यथा स्थितः काष्ठगतो, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध अग्नि शरीर को जला देती है। अगला श्लोक। मृगा मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तु रंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुदेहा सुदेभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा कहते हैं हिरण, गाव मीन्स गाय, तुर्गा मीन्स घोड़े, सुधे यानी विद्वान या मनुष्य, अनुव्रजंती यानी अनुसरण करते हैं या पीछे पीछे जाते हैं, शीलम यानी स्वभाव, और व्यसनेषु यानी आदतों में, सख्यम यानी मित्रता। मृगः मृगई यानी हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, और विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं या पीछे पीछे रहते हैं। एक समान स्वभाव और आदत वालों में मित्रता होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, एक समान स्वभाव और आदत वालों में हमेशा मित्रता होती है। अगला श्लोक है आपका। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्य यानी आश्रय लेने योग्य, और समन्वितः यानी युक्त, देवात यानी भाग्य से, और निर्वायते यानी रोकी जा सकती है। फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्य से उस पर फल भी नहीं है तो भी वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार मिलता है, चाहे उनके पास धन हो या न हो। यहाँ पे वृक्ष का उदाहरण देके उपकार समझाया जा रहा है कि गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से सदैव उपकार ही प्राप्त होगा। अगला श्लोक है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक अस्त्र दुर्लभः। अमंत्रम यानी मंत्रहीन, मूल यानी जड़, औषधम यानी औषधि, और योजकः यानी जोड़ने वाला। कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, अर्थात कोई भी अक्षर सारहीन नहीं है। नास्ति मूलम औषधव, कोई भी जड़ी या पौधा औषधि से रहित नहीं है। कोई भी मनुष्य अयोग्य यानी गुणहीन या गुण से रहित नहीं है।
बस उन्हें जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ होता है। अगला है संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तांचस्तमये तथा। संपतौ यानी समृद्धि में और महताम यानी महान व्यक्तियों की, विपत्तौ यानी विपत्ति में, एक रूपता यानी समानता, और सविता का मतलब यहाँ पे सूर्य, उदय मीन्स उदय होते समय, और रक्तता है यानी लाल। तो इसका जो अनुवाद है वो होगा महान व्यक्तियों की संपतौ च विपत्तौ च महत्तम एक रूपता, यानी महान व्यक्तियों की समृद्धि यानी सुख और विपत्ति यानी दुख में समानता रहती है। जैसे सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल दिखाई देता है। लास्ट है आपका विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। खलु यानी निश्चय ही, और धावने यानी दौड़ने में, भारस यानी भार ढोने में, और खरा यानी गदा। विचित्रे खलु संसारे यानी इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, अर्थहीन नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, धावने वीरः, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा वीर है। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कुशल हैं, सभी प्राणियों का अपने अपने क्षेत्र में महत्व होता है। श्लोकों के बाद आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपको शब्दार्थ अच्छे से याद करना है, जिससे आपको श्लोकों का अनुवाद निकालने में आसानी रहेगी। और कोई भी शब्द का मीनिंग यदि हिंदी में समझने में आपको परेशानी आती है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। काफ़ी मीनिंग दिए हुए हैं, और मीनिंग के तुरंत बाद आपकी बुक में यहाँ पे श्लोकों के अन्वय दिए हुए हैं। अन्वय से आपको श्लोक का अनुवाद करने में आसानी होती है। तो जब भी आप श्लोक पढ़ें और श्लोक के तुरंत बाद इनके अन्वय अगर पढ़ेंगे तो आपका उसका अनुवाद करने में आसानी होगी। उसके बाद आपका है अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका मनुष्याणाम महान रिपुः कः। रिपु यानी शत्रु, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जवाब है आपका आलस्यम यानी आलस्य। अगला गुणी किम वेत्ति, गुणवान क्या जानता है? वेत्ति मीन्स जानना, गुणम यानी गुणों को जानता है। केसाम संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, किसकी संपत्ति में और विपत्ति में समानता रहती है? संपत्ति और विपत्ति का यहाँ पे आशय है सुख और दुख में कौन एक समान रहता है? महताम यानी महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति में समानता होती है, यानी महान लोग सुख और दुख में एक समान रहते हैं। अगला है पशुनाम अपि कितरशः गृह्यते,
पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है। उदीरितोऽर्थ यानी कही हुई बात का अर्थ। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है। जवाब है आपका सविता मीन्स सूर्य। आगे हैं आपके प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। केन समः बंधुः नास्ति। किसके समान मित्र नहीं है। उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। केन की जगह हमें लिखना है उद्यमेन। बाकी हम प्रश्न में से शब्दों को वैसा का वैसा ही रिपीट करेंगे। तो परसम के समान मित्र नहीं है। अगला है आपका बसंतस्य गुणम कहा जानाति। बसंत के गुण को कौन जानता है। बसंतस्य गुणः पिकः जानाति। बसंत के गुणों को कोयल जानती है। बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। बुद्धियां कैसी होती हैं। बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फलः भवन्ति। बुद्धियां दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती हैं। नराणाम प्रथम शत्रु कः। मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है। नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः। मनुष्य का पहला शत्रु क्रोध है। अगला है स्वदेह सख्यम केन से भवति। यानी विद्वानों की मित्रता किन के साथ होती है। स्वदेह संख्यम स्वदेवी सह भवति। यानी विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्य। हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अस्माभिः फलच्छाया समन्वित महावृक्षः सेवितव्य। यानी हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अगला है अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्तुं कुरुत। नीचे लिखे दोनों अन्वयों के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये आपके जो मैंने अभी बताए मीनिंग के लास्ट में श्लोकों के अन्वय दिए हुए हैं। वहां से आप इन श्लोकों के अन्वय की पूर्ति कर सकते हैं। ये आंसर आपके लिए दिए हुए हैं। तो आप पहले वहां से स्वयं करें और फिर यहाँ से मिलान कर लें। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकं श्लोकाशान पाठात् चित्वा लिखत। यानी नीचे लिखे वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकांशों को पाठ से चुनकर लिखना है। विद्वांसः एव भवति यः अनुक्तम अपि तथ्यं जानाति। इसके लिए यहाँ पे श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है ये आए हुए हैं आपकी लाइन। अनुक्तम प्युहति पंडितो जनः। मनुष्य समस्वभावी जनः सह मित्रतां करोति। समानशील व्यसनेषु सख्यम। अगला है आपका परिश्रम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अगला है महन्तः जनः सर्वदेव संप्रकृत्यः भवन्ति। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो ये आपके एक तरह से संस्कृत के संस्कृत में ही वाक्य दिए हुए हैं। श्लोक रूप में उनके लिए इस तरह से वाक्य आए तो उन्हें आपको ढूंढ करके लिखना था। अगला प्रश्न है आपका यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार वाक्य रचना आपको करनी है।
गुणी गुणाम जानाति, इसको आपको बहुवचन में बनाना है। गुणिनः गुणान जानन्ति, गुणी लोग ही गुण को जानते हैं। पशु उदीर्त्यम अर्थ ग्रहति, कर्म वाच्य में बनाना है इसको। पशु भी वाक्य के अर्थ को समझते हैं, तो पशु नाम उदीरितः अर्थः ग्रह्यते। अगला, मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में बनाना है, तो मृगा का हो जाएगा मृग और मृगई का हो जाएगा मृगेण। मृग मृगेण सह अनुव्रजति, जंती की जगह हो जाएगा जति। सह वैसा ही रहेगा, आपके तीनों शब्द चेंज हो जाएंगे। हिरण हिरण के साथ ही रहता है या उसी का अनुसरण करता है। कहा छायाम निवार्यति, फिर से आपको कर्मवाच्य बनाना है। केन छाया निवार्यते। अगला फिर से कर्तवाच्य, तेन एव वहिना शरीरम दह्यते, सह एव वही शरीरम दहति। अगला प्रश्न है आपका, संधि संधि विच्छेदम कुरुत। कुछ की हमें संधि बना के लिखना है और जिनकी संधि शब्द दिया हुआ है उनका हमें संधि विच्छेद भी करना है। पहला है आपका न अस्ति उद्यम समः, इसका संधि शब्द हो जाएगा नास्यस्तुद्यम समः। तस्य प्लस उपगमे, यहाँ पे संधि बनी हुई दी हुई है। तस्यापगमे, तस्यापगमे की संधि विच्छेद हो जाएगी, तस्य प्लस उपगमे। अगला, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, इसका संधि शब्द होगा अनुक्तम प्युहति। अगला, गावश, गावश की संधि विच्छेद हो जाएगी गावः प्लस च। और अगला, नास्ति, नास्ति का संधि विच्छेद होगा ना प्लस अस्ति। अगला, रक्तः च अस्तमये, संधि शब्द होगा रक्ताश्चस्तमये। योजक स्त्र, संधि विच्छेद होगी योजकः प्लस तत्र। विसर्ग का यहाँ पे आधा सा हो जाएगा, ये आपकी विसर्ग संधि है, ये आपकी विसर्ग संधि है, ये आपकी विसर्ग संधि है। ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें विसर्ग आ रहा है वो आपकी विसर्ग संधि होती है। ये आपके स्वर आ रहे हैं इसमें, तो ये स्वर संधि है, ये भी आपकी स्वर संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि और स्वर संधि। अगला प्रश्न है, समस्त पदम विग्रहम लिखत। समास विग्रह करना है या समास शब्द बनाना है। उद्यम समः, उद्यम समः का समास विग्रह होगा उद्यमेन समः। शरीरे स्थितः, इसका हो जाएगा शरीर स्थितः। निर्बलः, निर्बलः का समास विग्रह होगा निर्बलः बलः यस्मातः सः। देहस्य विनाशाय, समास शब्द बनेगा देह विनाशाय। महावृक्षः, विच्छेद होगा महान चासौ वृक्षः। समानं शीलं व्यसनम येषां तेषु, इसका समास शब्द होगा समान शील व्यसनेषु। अयोग्यः, समास विग्रह होगा ना योग्यः। अगला है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के आपको विलोम शब्द पाठ में से छांट करके लिखना है। पहला शब्द है प्रसीदतु, प्रसीदतु यानी प्रसन्न होना। इसका विपरीत विलोम शब्द है प्रकुप्यति, क्रोधित होना। अगला है मूर्ख, मूर्ख यानी मूर्ख, पंडित यानी विद्वान। बली, बलवान, इसका होगा निर्बल। अगला है सुलभ, सरल। दुर्लभ, संपतौ,
संपतौ का आएगा आपका विपतौ। और अगला है अस्तमय, अस्त होना, उदय, उदय होना, सार्थकम, निरर्थकम। अगला प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत के वाक्य प्रयोग करना है। इन शब्दों को वाक्य बना के संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा। एकस्मिन् वने एकः वायसः आसीत्, यहाँ पे वायस शब्द का प्रयोग हो गया। सर्वे धनस्य निमित्तम कार्यम कुर्वन्ति, ये निमित्त का वाक्य प्रयोग हो गया। सूर्यः उदये रक्तः भवति, यहाँ पे सूर्य शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ। पिकः मधुरम कूजति, यहाँ पे पिक शब्द आया है। काष्ठगत वही एव क्रोधः शरीरम देहते, यहाँ पे वही शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गए। इस तरह से ये सेंटेंस अलग लिखे हुए हैं, लेकिन आपके किसी प्रश्न के उत्तर में वायसः, निमित्तम, सूर्य, पिक या इनमें से कोई भी शब्द आता हो तो उस प्रश्न के उत्तर को आप लिख देंगे तो आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये आपके पाठ की जो एक्सरसाइज है वो अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आगे आपकी परियोजना कार्य दिया जा रहा है जिसमें आपको 5 श्लोक लिखना है परिश्रम के आधार पे। तो ये 5 श्लोक दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें करें, या आपको कोई कहानी लिखनी हो तो आप अपने शब्दों में कहानी लिख सकते हैं जिसमें परिश्रम का महत्व बताया जा रहा हो। मैं आपको कहानी बता देती हूँ। ये परिश्रम के ऊपर कहानी दी हुई है कौवे के बारे में, जो परिश्रम से ही पानी पी पाता है। तो आप चाहें तो ये कहानी करें, या फिर आप श्लोक करना चाहें तो आप श्लोक करें। परियोजना में ही अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको अपने अनुभव के आधार पे ये लिखना है किसी निमित्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास को। तो आप चाहें तो इसको उदाहरण के तौर पे ये आपको बताया जा रहा है, इसमें आप किसी और चीज का जिक्र करना चाहें तो आप किसी और चीज का जिक्र कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।